हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एफएच क्लासेस क्लासरूम। मनुष्य में पोषण कैसे होता है? फ्रेंड, हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। यह बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वीडियो है। फ्रेंड, आपको जानकारी के लिए यह बता दें कि लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके थे और पार्ट 2 अलग में अपलोड करने वाले थे। इसका पार्ट 2 का अलग सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाले थे, लेकिन फिर इसका जब पार्ट 2 हम अपलोड करने लगे तो देखे कि उस वीडियो पार्ट मतलब वीडियो ना कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से हमको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिक्स करके ना फिर से अपलोड करना पड़ा। तो वीडियो हम इसमें फुल कंप्लीट पाचन तंत्र को समझेंगे। पार्ट 1 को भी फिर से समझेंगे और पार्ट 2 को भी फिर से समझेंगे। पार्ट 1 में हम क्या समझेंगे कि आहार नाल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और आहार नाल में कौन-कौन से अंग पाए जाते हैं और उनका नाम क्या-क्या है, और ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथियों का नाम क्या-क्या है और उनका कार्य क्या-क्या है। फिर उसके बाद पोषण के प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से बिना टाइम पास किए इस टॉपिक को जल्दी से शुरू हम लोग करते हैं। मनुष्य में पोषण कैसे होता है? और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ये माउथ, जिसको मुंह बोला जाता है, मुंह, और या तो इसको मुख गुहा भी बोल सकते हैं। फिर मुंह, फिर इस मुंह से थोड़ा सा नीचे आइए, इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम भोजन नली, भोजन नली, भोजन नली, और इसको बायोलॉजी में ग्रास नली के भी नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, इसके नीचे आइए, इसके नीचे ये जो जे शेप का है, जे आकार का है, उसे अमाशय कहते हैं फ्रेंड। ठीक, जे आकार का होता है। फिर उसके नीचे ये छोटी आंत, छोटी आंत, ये जो है ना, ये छोटी आंत है, छोटी आंत। फिर ये इसे बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। फिर इसके नीचे आइए, ये मलाशय, मलाश, ये गुद्दा द्वार, गुद्दा द्वार। भोजन नली के जस्ट आगे एक श्वास नली भी होता है, भोजन नली के आगे। ठीक ना, भोजन नली श्वास नली के पीछे होता है, जो हमारा फ्रंट फ्रंट में देखते हैं ना, आगे आगे, जो मतलब गला से जब हाथ फेरते हैं जो टच हो रहा है, वो हमारा श्वास नली है। उसके पीछे भोजन नली होता है, श्वास नली आगे होता है। श्वास नली से ऑक्सीजन जाता है, भोजन नली से हमारा भोजन जाता है। ये सब आहार नाल का अंग है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, मुंह से शुरू करते हैं हम लोग, फिर भोजन कहाँ जाता है? भोजन नली में जाता है। फिर उसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय में, मलाशय में यहाँ पर एकत्रित होता है, फिर गुद्दा के द्वार से बाहर निकल जाता है। चलिए, मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली और अत्यधिक कुंडलित नली, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। देखिए, मुंह से फैली मतलब मुंह से लेकर, ये मुंह से लेकर, मुंह से लेकर, मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर ये लंबा नली होता है, जो मुंह से लेकर यहां से शुरू से लेके ये अंत तक गुद्दा द्वार तक फैला फैला रहता है। ये 8 से 10 मीटर लगभग मतलब लंबा रहता है, और ये अंदर से खोखला रहता है। और अत्यधिक कुंडलित कहने का मतलब इसका हुआ कि ये देखिए, कुंडलित कहने का मतलब आपस में लिपटाया लिपटाया टाइप का, कुंडी 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 जैसा लिपटाया लिपटाया टाइप का, इस वजह से कह रहा है अत्यधिक कुंडलित नली। और यहां से लेके यहां तक की नली को क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें भोजन जाता है ना, इस वजह से इसको आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल में कौन कौन सम्मिलित हो गया? आहार नाल के अंदर मुंह आ गया, आहार नाल के अंदर ग्रसनली आ गया, ये ग्रसनली आ गया। आहार नाल के अंदर अमाशय आ गया, छोटी आंत आ गया, बड़ी आंत आ गया, मलाशय आ गया, गुद्दा द्वार आ गया। ये सब अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सब अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं हम। देखिए, आहार नाल में ये जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत, छोटी आंत लगभग 6 मीटर, अगर इसको सीधा किया जाए, सीधा देखिए, ये यहाँ पर छोटी आंत को एकदम सीधा किए हैं, जो कुंडलित कुंडलित था ना पहले, इसको सीधा किए, लगभग छोटी आंत 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर। और बड़ी आंत 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। अब आप कहिएगा कि ये इतना लंबा होता है तो इसको छोटी आंत बोला गया, ये छोटा होता है तो बड़ी आंत क्यों बोला गया इसको? तो देखिए, इसका लंबाई के आधार पर इसको छोटी आंत और बड़ी आंत नहीं बोला गया है।
इसके जो मुंह है ना, मुंह यहाँ पर जो मुंह का जो व्यास है, ये मुंह का जो व्यास है, इसका मुंह जो है, इसका मुंह के पास ज्यादा चौड़ाई नहीं रहता। इससे चौड़ाई जो है ना, मुंह का चौड़ाई, इसका मुंह का चौड़ाई कम होने के कारण, मुंह का चौड़ाई इसका कम होने के कारण इसको छोटी आंत बोलते हैं। और इसका देखिए मुंह का चौड़ाई कितना चौड़ा है, इस वजह से इसको बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक, क्लियर? तो देखिए आगे अब देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि देखिए भोजन क्या होता है ना, आहार नाल के सभी अंगों से होकर गुजरता है। कुछ खास तरह के अंग मिलकर भोजन को आहार नाल में ही पचा देते हैं। जैसे आहार नाल में खाली भोजन जाने से पच नहीं जाता है, कुछ खास तरह के अंग होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं ना, आहार नाल में ही पचा देते हैं। उन खास तरह के अंगों को क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। वो जो अंग है ना, जो भोजन को आहार नाल में पचाते हैं, जो जो अंग ऐसे कुछ कुछ स्पेशल स्पेशल अंग है जो क्या करते हैं ना, भोजन को आहार नाल में पचाते हैं। हाँ, कुछ तो नहीं, उनको ग्रंथि भी कहा जाता है। उन खास तरह के अंगों को क्या कहा जाता है, ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि में से क्या होता है, ग्रंथि में से पाचक एंजाइम का स्राव होता है। पाचन एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये जो पाचक ग्रंथि क्या करते हैं ना, अपने में से पाचक एंजाइम को निकालते हैं, और वो पाचक एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दरअसल ये जो ग्रंथि है भोजन को पचाने में मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इसे पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। ये जो ग्रंथि है ना, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से पाचक रस निकलता है, और वो पाचक रस भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इस वजह से इस सब ग्रंथि को पाचक ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि और ये पाचक ग्रंथि तो समझ गए, ग्रंथि भी बात समझ में आ रहा है कुछ अंग, लेकिन हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि ग्रंथि है कहाँ और उस ग्रंथि का नाम क्या है। तो चल देखिए आगे हम दिखाते हैं आपको कि ग्रंथि कौन कौन है हमारे आहार नाल के। मनुष्य के पाचन में 5 मुख्य ग्रंथियां सहायक है। मतलब कि ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथियां हैं, लेकिन 5 मुख्य ग्रंथियां हैं जो मनुष्य के पाचन में सहायक होते हैं। तो मनुष्य के मुंह में एक खास तरह के पाचक ग्रंथियां पाए जाते हैं जो लार स्त्रावित करता है। देखिए मनुष्य के जो ये मुंह है ना, उसमें एक खास तरह के ग्रंथि, ये यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ ये एक ग्रंथि जीभ के नीचे, एक यहाँ पर जाट के पास, जबड़ा यहाँ पर, यहाँ के पास, एक कान के पास। ये जो ग्रंथि है ना, जोड़ा में पाया जाता है। देखिए एक कान के, ये मत समझिए खाली इधर कान के, उस साइड भी है। ये जीभ के नीचे एक इधर है, एक उस साइड है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ, यहाँ भी ये जितना भी है ना, इसको ना लार ग्रंथि बोलते हैं। लार ग्रंथि क्यों बोलते हैं? लार को स्त्रावित करने के कारण इस पाचक ग्रंथि को लार ग्रंथि कहा जाता है। लार स्त्रावित करने के कारण इस पाचक ग्रंथि को क्या बोला जाता है? लार ग्रंथि बोला जाता है। तो लार ग्रंथि क्या करता है? लार निकालता है। और लार में खास बात तो ये है कि लार में ना 98% जल पाए जाते हैं और 2% एंजाइम होते हैं। सोचते हैं कि लार हमारा खाना को पूरा पचा देगा, लेकिन उसमें 98% जल होते हैं और 2% एंजाइम। एंजाइम क्या? एंजाइम, ये जो एंजाइम है ना, जल भोजन को नहीं पचाएगा, जो एंजाइम है ना ये भोजन को पचाएगा। और लार किसे कहते हैं कि जल और एंजाइम ये मिला रहता है ना, तो लार कहते हैं। खाली एंजाइम अकेला लार नहीं कहलाएगा, खाली जल अकेला लार नहीं कहलाएगा, जल और एंजाइम मिलकर लार का निर्माण करता है। ठीक ना? चलिए देखते हैं कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। एमाइलेज के द्वारा तोड़े गए कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्लूकोज कहते हैं। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लार निकल रहा है, यहाँ से लार निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो ये क्या करता है ना, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, जिसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, उस टुकड़े को ग्लूकोज कहते हैं। इसके पहले वाले जीएफ में थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, आप अच्छे से जीआईएफ भी देख लीजिएगा। अमास्य ग्रंथि या जठर ग्रंथि, अब दूसरा ग्रंथि पर आइए। हमारे अमास्य में भी पाचक ग्रंथि पाया जाता है, जिसे हम लोग अमास्य ग्रंथि या जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जैसे अमास्य, ये जो भीति है ना, यहाँ भीति, ये दीवाल दीवाल, यहीं पर वो ग्रंथि पाया जाता है। ये ज्यादा मतलब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो इसके दीवाल पर ये जो दीवाल है ना, ये दीवाल पर यहाँ पर ग्रंथि आपको मिलेगा, जिसको जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को जठर रस बोलते हैं। जठर का मतलब अमास से होता है, इस वजह से आप ज्यादा मतलब कंफ्यूज मत होइए कि ये जठर क्या है। जठर ग्रंथि बोलिए चाहे अमास्य ग्रंथि बोलिए, एक ही बात है। जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या बोलते हैं? जठर रस या अमास्य रस। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और जठर रस में क्या क्या होता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिड।
और जठरस में एंजाइम भी पाया जाता है। एंजाइम और एसिड दोनों पाए जाते हैं। एंजाइम होता है तो इसमें दो तरह का एंजाइम होता है। लार ग्रंथि में मतलब एक का भी एंजाइम बताए थे, लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं कि इस जठरस में दो तरह का एंजाइम होता है, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन और रेनिन यहाँ पर देख देख सकते हैं। इसके भीति से ही ये, इसके भीति में जो जठर ग्रंथि रहता है यहीं से पेप्सिन और रेनिन निकलता है। यहाँ पर देखिए, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। यहाँ पर आप जीआईएफ में देख लीजिएगा अच्छे ढंग से, यहाँ पर जीआईएफ में देखिएगा क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए, अच्छे से गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए कितना जीवाणु लगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया और इस जीवाणु को ऐसा मार देता है और हमारे खाने को शुद्ध कर देता है। बैक्टीरिया, उस खाने को बैक्टीरिया, जो खाने में हमारा बैक्टीरिया रहता है, जो बासी बासी हम लोग खाते रहते हैं, कुछ कुछ अनसन मतलब आ ही जाता है, मार्केट का सामान खाते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया को ना क्या करता है ना, ये एसिड मार डालता है, ठीक ना, और उसमें जो भी सूक्ष्म जीव रहता है उसको नष्ट कर देता है। जठरस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय, जठरस जठरस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। और एचसीएल क्या करता है ना, देखिए क्या होता है ना कि उसके जो भीति है ना, डायरेक्ट पेप्सिन और रेनिन नहीं निकालती है, पेप्सिनोजिन और रेनिनोजिन निकालती है। एचसीएल उसको ना एक्टिव करके पेप्सिन बना देता है। जो एचसीएल है, थोड़ा सा हम फिर से समझाते हैं। वो क्या होता है ना कि जो जठरस में से जो एंजाइम निकलता है ना, वो एक्टिव नहीं रहता, ऐसे समझिए कि जठरस में से जो एंजाइम होता है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, वो डीएक्टिव फॉर्म में होता है। डीएक्टिव फॉर्म कहने का मतलब निष्क्रिय, थोड़ा सा हिंदी नहीं बोल पाते हैं, निष्क्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय फॉर्म में होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है। निष्क्रिय फॉर्म करने का मतलब ना कि ऐसे जब निकालता है ना, तो वो किसी को ना वो पचा नहीं सकता है, वो खाना को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो तोड़ नहीं सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि वो ना वो निष्क्रिय फॉर्म में होता है। निष्क्रिय फॉर्म जैसे कि उसमें कोई काम करने लायक एंजाइम नहीं होता। इसलिए क्या क्या होता है, उसको सक्रिय कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है, उसको ना वो स्किल मिलने के बाद ही वो काम करने के लायक बनेगा, नहीं तो उसके पहले नहीं बन सकता वो। इस पेप्सिनोजिन में एसिल आएगा तब वो पेप्सिन बनेगा, अब पेप्सिन बनेगा तो वो तोड़ेगा, ठीक ना। तो जठरस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। एसिल मिक्स होगा तो उसका एंजाइम काम करता है। जो जठरस से एंजाइम निकलता है ना, उसमें एसिल मिक्स होता है तो वो एंजाइम काम करता है। ये बात को नोट कर लीजिए। जठरस में से जो एसिल निकलता है वही वही हाँ, जठरस में से निकलेगा तो ही वो सक्रिय बनेगा और तभी वो काम करेगा। पेप्सिन का क्या कार्य रहता है? तो पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। पेप्सिन के द्वारा तोड़े गए प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को पेप्टोन कहते हैं। पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है उसके छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग पेप्टोन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जीआईएफ में आपको दिखाते हैं, ये आपका प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, पेप्सिन आया और इसको देखिए, प्रोटीन को ये तोड़ दिया और इसको पेप्टोन कहेंगे। ये जो है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ा, इसको पेप्टोन बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रेनिन, एक और एंजाइम बचा ही था, रेनिन। उस थी जठर से जो जठर ग्रंथि होता है और जिसमें जठर ग्रंथि से जठरस निकलता है, उसमें से एक रेनिन एंजाइम भी निकलता है, पेप्सिन भी निकलता है और रेनिन भी निकलता है। अब ये भी बात जान जाइए, रेनिन भी डीएक्टिव फॉर्म में रहता है, खाली पेप्सिन भी डीएक्टिव फॉर्म में, रेनिन भी डीएक्टिव फॉर्म में रहता है। उसमें एचसीएल मिक्स होता है तो रेनिन काम करता है, नहीं तो नहीं काम करेगा। रेनिन दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन को तोड़ता है। ये सिर्फ दूध वाला प्रोटीन को तोड़ता है। जो पेप्सिन है वो सारे प्रोटीन को तोड़ेगा, सिर्फ दूध वाला को छोड़ाकर। पेप्सिन में इतना ताकत नहीं होता ना कि वो दूध दूध वाले प्रोटीन को तोड़ दे, इसी वजह से रेनिन रेनिन दूध वाले प्रोटीन को तोड़ता है। और एक बात और कि रेनिन जो है ना, बच्चा में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बच्चा में रेनिन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से बच्चा दूध को बहुत अच्छे से पचा लेता है और वो दूध हमेशा पीता रहता है। और उसमें से जो केसिन प्रोटीन होता है और रेनिन भी ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से वो केसिन प्रोटीन को तोड़ पाता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग में रेनिन की मात्रा कम होने लगता है, जिससे हमारा दूध का पाचन थोड़ा सा खराब हो जाता है हम लोग का, ठीक। तो रेनिन दूध वाले प्रोटीन को तोड़ता है। दूध वाले प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, दूध वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन को केसिन बोला जाता है। रेनिन और कोई प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता, ये सिर्फ एक ही प्रोटीन को, और पेप्सिनोसिन सब प्रोटीन को तोड़ लेता है। आगे देखिए, अब यकृत ग्रंथि के बारे में समझते हैं। यकृत ग्रंथि, ये
ये सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि, ठीक। यकृत ग्रंथि, ये यकृत ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। इधर हम लोग लीवर कहते हैं ना कि हे भगवान हमको 2 लीवर दे दो। हाँ, जो जितना भी ड्रिंक करने वाला रहता है वो ये बोलता है। यहाँ पे देखिए लीवर, ये लीवर है, और ये उसका लीवर के नीचे ये जो है ना पीत की थैली है, पीत की थैली, जिसको पित्ताशय बोलते हैं। ये पीत की थैली मतलब बैग, पीत और पीत रखने वाला है, इसमें पीत जमा होता है, इस वजह से इसको पीत की थैली बोलते हैं या पित्ताशय भी बोलते हैं। ये छोटी आंत है, ये अमाशय है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये लीवर है, यहाँ पर ये स्टमक है ना, स्टमक इसके बगल में, अमाशय के बगल में यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, हम बताएं आपको। यह गहरे धूसर रंग का होता है। गहरे धूसर रंग का कहने का मतलब क्या? ग्रे कलर का होता है, ठीक ना। यकृत ग्रंथि पीत रस का स्त्रावित करता है। यकृत ग्रंथि जो होता है पीत रस का स्त्रावित करता है। पीत रस पीत की थैली में, पीत रस पीत की थैली में भंडारित होता है। जो क्या होता है ना कि पीत ज्यादा कभी भी हो जाता है ना, कभी भी पीत इसमें से ज्यादा ज्यादा रिलीज होने लगेगा, ज्यादा निकलने लगेगा, तो क्या होता है ना, इसमें स्टोर होने लगेगा। कोई भी चीज भी हम लोग, खाना भी ज्यादा अगर घर पे बना लेते हैं तो फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं, तो ये भी क्या करता है ना कि ज्यादा अगर पीत निकालने लगेगा ना तो इसमें स्टोर करके रख लेगा, पीत की थैली में अपना स्टोर करके रखता है। पीत रस पीत की थैली में भंडारित होती है, स्टोर होती है। पीत पीत वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। पीत वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। लार ग्रंथि में से जो एमाइलेज निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और जो जठर रस में से पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं, वो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। उन टुकड़ों को क्या, पेप्टोन बोलते हैं। और ये क्या करता है, वसा, भोजन में जो वसा उपस्थित रहता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, पीत, ठीक ना। अब ठीक, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को वसीय अम्ल कहते हैं। जो पित्त के द्वारा टूटे वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल। पित्त वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। यहाँ पर देख लीजिए पित्त कैसे गिर रहा है। देखिए 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 देखिए, हरा 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 पित्त गिर रहा है, ये रहा, ठीक ना। और यहाँ से खाना आएगा, ये देखिए खाना आएगा, ये पित्त गिरेगा, हरा हरा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि देखिए यहाँ पर, ये अग्नाशय ग्रंथि है। ये जो पीला वाला भाग है ना, ये आपका अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। और आप एक और बात हम आपको ध्यान देंगे कि जो लीवर था, वो जो पीत नालिका, एक रहता है ना पीत नालिका, और ये सब अपना रस को ना, ये क्या करते हैं ना, अपने रस को छोटी आंत में गिराते हैं, हमेशा छोटी आंत में गिराते हैं। आप ये कभी भूल के भी मत करिएगा ना कि आहार नाल का ये भाग है, आहार नाल का ये भाग है लीवर। लीवर में कभी खाना नहीं जाता है, लीवर में कभी नहीं खाना जाएगा। वो क्या ना, लीवर में से एक पाइप निकलता है जिसको जिसको बोलते हैं पीत नालिका बोलते हैं, क्योंकि उसमें से पीत बहता है, इस वजह से उसको पीत नालिका बोलते हैं। पीत नालिका के द्वारा ना इसमें ये छोटी आंत में गिरता है पीत। पीत छोटी आंत में गिरेगा, ध्यान दीजिएगा, पीत जो रहेगा छोटी आंत में गिरेगा। और अग्नाशय में भी खाना नहीं जाता है। अग्नाशय से जो रस निकलेगा ना वो भी छोटी आंत में जाएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसमें से भी जो रस निकलता है ना वो छोटी आंत में गिरेगा। ये मत समझिएगा कि भोजन ना उसमें लीवर में चला गया, भोजन अग्नाशय में चला गया, वहां से पच गया, बिल्कुल नहीं, वहां नहीं, नहीं वहां नहीं। यहाँ से जो रस निकलता है इसमें गिरता है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है ही। यकृत के बाद शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। ये जो पेट है ना, पेट हमारा अमाशय उसके पीछे होता है। देखिए ये अमाशय है, ये अमाशय के पीछे है, अमाशय के पीछे। यहाँ भी देख सकते हैं, ये आगे वाला व्यू है और ये पीछे वाला, या ये वाला है, ये यकृत है। इसमें देख लीजिए इसको, ये फ्रंट व्यू है और इसको फिर पलट के दिखाया हम। ये अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में पेंक्रियाज भी बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि 3 प्रकार के रस को स्त्रावित करता है। अग्नाशय ग्रंथि 3 प्रकार के रस को स्त्रावित करता है। एक ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। और तीनों रस अगर है, ये तीनों रस मिला हुआ है तो इसको अग्नाशी रस भी बोलते हैं। ये जो तीनों एंजाइम है ना, एक में मिक्स रहता है तो उसको अग्नाशी रस बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है ना, इसी वजह से इस तीनों को अग्नाशी रस बोलते हैं।
ठीक। हाँ, और ये देखिए पीत, फिर इसमें निकल के छोटी आंत में गिरा रहा है ना, हम बोल रहे थे आपसे लोग से, देखिए छोटी आंत में गिरा था। अग्नाशय से भी ये इसमें ये पीत नालिका है, ये अग्नाशयी नालिका है, अग्नाशयी नालिका है, ये पीत नालिका, ये अग्नाशयी नालिका। इसमें से अग्नाशय जो भी तीनों एंजाइम को इसी के थ्रू छोटी आंत में गिरा देता है, और यहाँ से पीत ये यकृत गिराता है, सब दोनों छोटी आंत में गिराता है, ये छोटी आंत है। ठीक, देखिए शुरू से हम लोग फिर से समझ लेते हैं। कार्बो एमाइलेज क्या करता है, जो कि मुंह के लार ग्रंथि में पाया जाता है। मुंह के जो लार ग्रंथि एमाइलेज रिलीज करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। पेप्सिन जो अमाशय ग्रंथि में रहता है, अमाशय ग्रंथि में रहता है पेप्सिन, वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। यकृत जिसमें से पीत निकलता है, पीत वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो एमाइलेज क्या करता है, मुंह वाला एमाइलेज, मुंह में से एमाइलेज रिलीज हो रहा था, मुंह से एमाइलेज जो रिलीज हो रहा था, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया। ठीक, अब ये ग्लूकोज इतना छोटा नहीं हुआ है कि ये शरीर के अंदर चला जाए, इतना भी अभी छोटा नहीं हुआ है कि शरीर के अंदर चल जाए। थोड़ा सा देखिए, फिर अग्नाशय में से जो एमाइलेज निकलता है, अग्नाशी एमाइलेज इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। अग्नाशय में से जो एमाइलेज निकलता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, ठीक ना, ग्लाइकोजेन में। फिर पेप्टोन, जो अग्नाशय में से ट्रिप्सिन निकलता है वो पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में। अग्नाशय में से जो लाइपेज निकलता है वो वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, मतलब कि अग्नाशय क्या करता है, अंत सब खाना को सबसे अंतिम छोर तक पहुंचा देता है, अंतिम टुकड़ा कर देता है, सबसे छोटा टुकड़ा कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा टुकड़ा को ग्लाइकोजन कहते हैं, प्रोटीन के सबसे छोटे टुकड़े को अमीनो अम्ल कहते हैं, वसा के सबसे छोटे टुकड़े को ग्लिसरॉल कहते हैं। हमारा भोजन ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल के रूप में ही शरीर के अंदर में जाएगा। शरीर के अंदर मतलब कहने का मतलब रक्त नालिका में जाएगा। ये ग्लूकोज पेप्टोन वसीय अम्ल के रूप में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी ये बड़े होते हैं, बड़ा बड़ा टुकड़ा होते हैं। ये सबसे छोटा टुकड़ा है, और सबसे छोटा टुकड़ा किया कौन, अग्नाशय ग्रंथि किया। ठीक ना, ठीक 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 ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आहार नाल, आहार नाल के बारे में हम आपको पढ़ा दिए कि ये जितना भी है ये सब आहार नाल कहलाते हैं। और ये जो यकृत ग्रंथि है, जो ये अमाशय ग्रंथि है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, ये जो लार ग्रंथि है, आद ग्रंथि के बारे में आगे बता देंगे। ये जितना भी ग्रंथियां हैं और ये आहार नाल है, ये दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, आहार नाल और ग्रंथियां दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, पोषण की प्रक्रिया, पोषण की प्रक्रिया, अब स्टार्ट करते हैं कि पोषण की प्रक्रिया। जितना भी हम लोग आज सभी आहार नाल के बारे में समझ गए, उनके अंगों का नाम भी जान गए, हम लोग ग्रंथिया के बारे में समझ गए, हर ग्रंथि कौन कौन से एंजाइम निकालता है उसके बारे में समझ गए, वो कौन कौन से भोजन को किस किस रूप में तोड़ देगा इसका उसको भी समझ गए, उनका नाम भी जान गए। अब हम फाइनली इस पोजीशन के लिए रेडी हो गए कि अब हम आराम से समझ सकते हैं पोषण की प्रक्रिया को, पोषण कैसे कैसे हमारे शरीर में होता है, सब समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले मुंह के द्वारा ही भोजन को आहार नाल के अंदर डालते हैं। तो सच है, तो कौन सा स्ट्रेंज वाला बात है। सबसे पहले मुंह के द्वारा ही भोजन को आहार नाल के अंदर डालते हैं। ठीक है, ये जो भोजन मुंह ये जो भोजन मुंह को ये जो भोजन मुंह में मुंह ये जो भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया है उसे अंत ग्रहण कहते हैं। ये जो भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंत ग्रहण कहते हैं। दांत की मदद से भोजन मुंह में ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। सच है, भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बटना ही तो पाचन कहलाता है। नोट पॉइंट नोट पॉइंट नोट पॉइंट, भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बटना ही तो पाचन कहलाता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। उसके बाद कुछ भोजन आमाशय में पचता है, ठीक है, और कुछ भोजन छोटी आंत में। आगे देखते हैं।
मुंह में पाचन को समझते हैं। सबसे पहले दांत की मदद से भोजन मुंह में ही छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। और हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारे मुंह में लार ग्रंथि लगे होते हैं जो लार स्त्रावित करते हैं। और लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज के रूप में। मुंह से भोजन का पाचन होने के बाद भोजन ग्रासनली में चला जाता है। ग्रासनली को भोजन नली भी कहा जाता है। देखिए भोजन छोटा छोटा टुकड़ा में टूट रहा है ना, लार, ये देखिए सब लार गिर रहा है ना, लार गिर रहा है, लार गिर रहा है। अब देखिए ग्रासनली में चला गया, ग्रासनली में चला गया, ग्रासनली में चला गया। आगे देखते हैं ग्रासनली, इसको भोजन नली भी कहा जाता है। मुंह के लार से सना हुआ भोजन ग्रासनली में पहुंचता है। ग्रासनली में पहुंचता है। ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न और फैलाव होता है। देखिए ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह, तरंग 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 की तरह सिकुड़न और फैलाव होता है। देखिए सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ठीक ना? और इसके सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को क्रमाकुंचन कहते हैं। ये जो सिकुड़ता और फैलता है ना, इसके इस प्रक्रिया को क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन के कारण ही भोजन नीचे की ओर घिर सकता है। देखिए क्रमाकुंचन के कारण ही भोजन क्या करता है? नीचे की ओर गुजरता है। अगर हमारे अगर नली में क्रमाकुंचन ना होके ना, आहार नल में क्रमाकुंचन ना होके ना, तो भोजन आगे घिसते भी मतलब घिसटेगा भी नहीं, वहीं तो वहीं पड़ा रहेगा। ड्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होता। एक और बात कि ड्रासनली में पाचन नहीं होता क्योंकि उसमें ग्रंथि नहीं होता है ना, इस वजह से कोई पाचन नहीं होता है। ड्रासनली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। ड्रासनली से भोजन देखिए आमाशय में पहुंचता है। ये जीआईएफ में दिखिएगा। ये देखिए 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 देखिए, ड्रासनली से भोजन आमाशय में पहुंचेगा। कितना स्लो है जी। देखिए 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 देखिए, ड्रासनली से भोजन आमाशय में पहुंचेगा। चल भी जा। ड्रासनली से भोजन अमाशय में। ये देखिए ड्रासनली से भोजन कहाँ पहुंचा? अमाशय में, अमाशय में, अमाशय में पहुंच गया। अमाशय में पाचन। ड्रासनली से भोजन निकलकर अमाशय में गिरता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अमाशय में भी तो अमाशय ग्रंथि लगा होता रहता है। ठीक है, ग्रसनली में भोजन नहीं पचता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अमाशय में तो पचेगा, क्योंकि अमाशय में अमाशय ग्रंथि लगा रहता है जो जठर रस मतलब अमाशय रस को स्त्रावित करता है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पहले भी बताए थे, फिर से रिपीट कर देते हैं कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम भी पाया जाता है तो दो प्रकार के पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन। फिर से फिर से रिपीट कर लो, ध्यान नहीं दिए होगे तो फिर से देख लो। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? पेप्टोन कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, पेप्टोन कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? पेप्टोन कहते हैं। फिर से ये जीआईएफ देख लो, देख लो, अच्छे ढंग से देख लो। फिर से ज्यादा कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने दो, लेकिन देख लो। अच्छे से समझ लोगे तो अच्छा एग्जाम में मार्क्स आएगा। बढ़िया से देख लो। देखो प्रोटीन है, ये सब पेप्सिन आया और प्रोटीन को ये और ये देखो पेप्टोन में तोड़ दिया। ये सब इसको क्या कहेंगे? पेप्टोन कहेंगे। रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को तोड़ता है। क्या होता है ना कि पेप्सिन ना दूध वाले प्रोटीन को नहीं तोड़ पाता है। पेप्सिन दूध वाले प्रोटीन को नहीं तोड़ पाता, उसको सिर्फ रेनिन ही तोड़ पाता है। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन नामक प्रोटीन को तोड़ता है, और रेनिन कोई और प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता। पेप्सिन दूध वाले प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता, और रेनिन किसी और प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एचसीएल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ये पहले भी जीआईएफ आप लोग को दिखाए हैं, ठीक ना, जब ग्रंथि के बारे में समझा रहे थे। तो भोजन में उपस्थित जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। अमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। देखिए, काइम बनने के बाद भोजन छोटी आंत में चला जाता है। देखो अमाशय में भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाएगा, गाढ़े लेई की तरह। ये देखो काइम 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 काइम, छोटी आंत में चला गया, छोटी आंत में चला गया। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि अमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम बनने के बाद भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन।
छोटी आंत में। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए दो ग्रंथियां मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन कौन ग्रंथियां? यकृत ग्रंथियां और अग्नाशय ग्रंथियां। इसके बारे में भी हम पहले बताए हैं जी, इस वजह से बढ़िया से समझ लेना जी। यकृत, हम लोग जानते हैं कि यकृत पीत रस स्रावित करता है, जो भोजन में उपस्थित वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को वसीय अम्ल कहते हैं। हाँ, पीत क्या करता है? वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, और उस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? वसीय अम्ल। पीत की मदद से वसा का वसीय अम्ल में टूटना पायसीकरण कहलाता है। पीत की मदद से वसा का वसीय अम्ल में टूटना पायसीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे, देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखिए, हम भी देखेंगे। देखिए, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये आपका वसा है, वसा है, इसमें से पीत निकलेगा, इसमें से पीत निकलेगा, और ये देखिए छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा। पीत निकलेगा और पीत इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसे देखिए, ऐसा यहाँ से पीत निकलेगा ऐसा, और इस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। देखिए, इस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये छोटे छोटे टुकड़ा में टूट गया है। देखिए टूट गया ना, तब पीत की मदद से वसा का वसी अम्ल में टूटना पायसीकरण कहलाता है। समझ गए ना? समझ गए ना? समझ गए ना? समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, अग्नाशय, हम लोग जानते हैं कि अग्नाशय अग्नाशी रस का स्रावित करता है। ये अग्नाशय है, पहले भी दिखाए थे। अग्नाशय रस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। आप लोग कहोगे एमाइलेज दोबारा, हाँ, या इसको अग्नाशी एमाइलेज बोल देना, उसको लार वाला एमाइलेज। ये अग्नाशय वाला एमाइलेज, वो लार वाला एमाइलेज। ये भी कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक ना? देखिए, हमारा खाना अभी तक किस में बदला था? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला था, प्रोटीन पेप्टोन में टूटा हुआ था, और वसा वसी अम्ल में टूटा हुआ था। वसा वसी अम्ल में टूटा हुआ था। तो क्या करता है कि ग्लूकोज एमाइलेज जो इसमें से निकलता है, पेंक्रियाज में से एमाइलेज जो निकलता है, अग्नाशय में से जो एमाइलेज निकलता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, सबसे छोटा में। ट्रिप्सिन, अग्नाशय में से जो ट्रिप्सिन निकलता है, वो पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, प्रोटीन का सबसे छोटा टुकड़ा। और लाइपेज जो अग्नाशय में से निकलता है, वो वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है। इससे आप कह सकते हैं कि हर जितना भी कोई चीज होता है ना, वो दो दो बार टूटता है, 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 ठीक ना? एक बार ग्लूकोज को एक बार कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज में, और फिर अग्नाशय उसको क्या में तोड़ दिया? ग्लाइकोजेन में। एक बार प्रोटीन टूटा पेप्टोन में, फिर ट्रिप्सिन उसको क्या में? अमीनो अम्ल में बदल दिया। एक बार वसा टूटा वसीय अम्ल में, अब लाइपेज उसको ग्लिसरॉल में बदल दिया। मतलब खाना का दो दो बार पाचन हुआ, दो दो बार पाचन हुआ, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। ग्लाइकोजेन, अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल भोजन का सबसे छोटा स्वरूप है। इसी स्वरूप में भोजन हमारे शरीर की रक्त नालिका में प्रवेश करता है। देख लीजिए, इस वजह से हम कह सकते हैं कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ये लाइन नहीं समझ में आया? देखिए, ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल भोजन का सबसे छोटा रूप है, और अब इससे ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता, बता दे रहे हैं, इससे ज्यादा टुकड़ा होगा ही नहीं। इससे ज्यादा अब इतना छोटा हो चुका है कि वो अब रक्त नालिका में चल जाएगा, मतलब संपूर्ण पाचन हो गया छोटी आंत में। अब इससे ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता। संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। सबसे छोटा रूप हो गया संपूर्ण पाचन छोटी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। अब यहीं सब रक्त नालिका में प्रवेश करेगा। देखिए कैसे प्रवेश करेगा। रक्त नालिका, ये देखिए रक्त नालिका जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत के अंदर वाला व्यू दिखा रहे हैं। ये छोटी आंत के अंदर वाला व्यू सब कोई गौर से देख लो। छोटी आंत के अंदर वाला व्यू दिखा रही है। छोटी आंत के भीति में उंगली जैसा उभार निकला होता है। उंगली जैसा उभार निकला है ना, ये उंगली जैसा, देखिए छोटी आंत के अंदर। भीति भीति कहने का मतलब दीवार बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना।
छोटी आंत के जो भीति है ना, उसमें उंगली जैसा उभार निकले रहता है, उंगली जैसा, ये उंगली जैसा उभार निकलता है। उस उंगली जैसे उभार का नाम भी रखा गया है, रसानकुर बोलते हैं, रसानकुर या विल्ली बोलते हैं, विल्ली विल्ली विल्ली। रसानकुर में रक्त नालिका होता है जिसके द्वारा ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल रक्त में पहुंचते। देखिए रसानकुर, यहाँ रसानकुर दिखा है, रसानकुर में रक्त नालिका होता है, रक्त नालिका में रक्त होता है, रक्त नालिका में रक्त होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये जीआईएफ में ये रसानकुर है। इसी में भोजन सब ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल इसी के थ्रू अंदर जाएगा। ग्लाइकोजेन, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल। अब ये इतना छोटा हो चुका है कि रसायनपुर में घुस जाए। और जो आप उसके पहले जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ था माइलेज, जो वो क्या में बदला था, कार्बोहाइड्रेट पेप्टोन थी, वो प्रोटीन पेप्टोन में बदला था, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला था, और वसावसी अम्ल में। ये रसायनपुर में नहीं घुस पाता। ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल जब तक नहीं बनता ना, तब तक रसायनपुर में किसी का एंट्री लेने का दम नहीं, कोई भी भोजन का। रसायनपुर में क्या होता है, रक्त नालिका होता है, इसी में ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, देख लीजिए रसायनपुर में सब जा रहा है ना खाना। जा रहा है, 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 ठीक है। चलिए, इस तरह से भोजन हमारे शरीर के रक्त में प्रवेश करता है। लेकिन कुछ भोजन ऐसे भी होते हैं जिसको हमारे एंजाइम नहीं पचा पाते हैं। इस तरह से अब ये नहीं कि सब भोजन ना रसायनपुर में चला गया, सब भोजन पच गया। कुछ भोजन ऐसे भी होते हैं जिसका हमारे एंजाइम नहीं पचा पाते हैं। उस अपचे भोजन को छोटी आंत बड़ी आंत में भेज देता है। उस अपचा भोजन को छोटी आंत क्या कर देता है, देखिए छोटी आंत क्या कर देता है, बड़ी आंत में भेज देता है। छोटी आंत उसको बड़ी आंत में भेज देता है। उस अपचे भोजन को छोटी आंत बड़ी आंत में भेज देता है। बड़ी आंत अपचे भोजन से पानी को अवशोषित करता है और उस अपचे भोजन को मलाशय में भेज देता है। क्या करता है कि बड़ी आंत क्या करता है, उस अपचे भोजन से सिर्फ पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसको मलाशय में भेज देता है। जाओ 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 मलाशय में जाओ, जाओ सब मलाशय में जाओ। खराब खराब चीज हो तुम लोग शरीर के अंदर काहे कर रहोगे, सब खराब खराब चीज शरीर के अंदर मत रहो, सब मलाशय में इकट्ठा होगा। यहाँ पर देखिएगा, मलाशय में इकट्ठा होगा। यह मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, यह मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये वाले चीज में देखिए, जिससे मलाशय में इकट्ठा हो गया है ना, मलाशय में, क्या मलाशय, मलाशय में अपचा भोजन एकत्रित होता है। मलाशय में अपचा, ये मलाशय वाला एरिया है, मलाशय में अपचा भोजन एकत्रित होता है और समय समय पर वहां के मल द्वार के रास्ते से बाहर निकलता रहता है। यहाँ मल द्वार, इसको मल द्वार बोलते हैं। देखिए समय समय मल द्वार के रास्ते से क्या होता है, बाहर निकलता है, मल द्वार के रास्ते से बाहर निकलता है और समय समय पर वहां के मल द्वार के रास्ते से बाहर निकलता रहता है। शरीर से अपचा भोजन का बाहर निकलने की प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। शरीर से अपचा भोजन बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। आप देख लीजिए फिर से इसको, देख लीजिए जीआईएफ में इसको फिर से। यहाँ मलाशय में सब भोजन एकत्रित है, हाँ सब भोजन नहीं, जो जो मतलब अपचा भोजन आया है, और ये मल द्वार से फिर ये बाहर निकल जाएगा। समय समय पर ये इसको धक्का देगा, फिर ये कुछ देर के बाद ये बाहर आने लगेगा जोर का। मल द्वार से क्या हो जाता है, देखिए बाहर आता है। इस तरह से हमारे शरीर में पोषण प्रक्रिया संपन्न होता है। इस तरह से हमारे शरीर में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिपीट 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 करके रिपीट में देख लीजिए, हाँ, और अपने फ्रेंड पर शेयर कीजिए, ठीक, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अंदर से मेरे को भी मोटिवेट मिलता रहे और हम और भी अच्छा अच्छा वीडियो को बनाते रहें आपके मोटिवेशन से। चलिए जल्दी 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 जल्दी, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ना, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट चैप्टर अब डालने वाले हैं, इसलिए जल्दी से शेयर कीजिए सब दोस्तों को। धमाका 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 कीजिए इसको शेयर करके। थैंक यू।